नमस्कार, बायजूस आईएएस हिंदी में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है दैनिक समाचार विश्लेषण। सत्र को प्रारंभ करने से पहले एक महत्वपूर्ण उद्घोषणा। बायजूस आईएएस के द्वारा राष्ट्रीय स्कॉलरशिप टेस्ट का आयोजन किया जा रहा है, जिसे 31 अक्टूबर 2021 यानी रविवार के दिन सुबह 11 बजे आयोजित किया जाएगा। इसके लिए आप पंजीकरण करा सकते हैं, जिसके संदर्भ में लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रदान किया गया है। इसके अलावा आप दिए गए वेब पेज पर भी जाकर खुद को रजिस्टर करा सकते हैं। आपको ध्यान रखना है कि यह जो रजिस्ट्रेशन है उसे आप 30 अक्टूबर 2021 यानी शनिवार सुबह 11 बजे तक ही करा सकते हैं और उसके बाद आपको टेस्ट देना है 31 अक्टूबर 2021 को सुबह 11 बजे। इसके तहत आप टेस्ट के माध्यम से 90% तक छात्रवृत्ति प्राप्त कर सकते हैं और बायजूस आईएएस के कोर्सेज में शामिल हो सकते हैं। अब हम सत्र के विषय देख लेते हैं। आज के सत्र में हम चर्चा करेंगे पेगासस मामले पर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय, सुप्रीम कोर्ट का निजता व सर्विलांस पर मत, भारत रूस संबंधों में ऊर्जा सहयोग, चीन का नया सीमा कानून और भारत अफगानिस्तान पर पड़ोसी देशों की बैठक तथा चीनी हाइपरसोनिक मिसाइल परीक्षण और अमेरिका पर। सत्र के अंत में हम मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न की चर्चा करेंगे, जिससे संबंधित उत्तर संरचना भी हम आपको देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला आलेख आपके समक्ष है। इसे पेज नंबर 1 से लिया गया है और इसका संबंध जीएस पेपर 2 में पॉलिटी से है। इसे आप जीएस पेपर 3 में आंतरिक सुरक्षा से भी जोड़कर देख सकते हैं। इसके साथ ही हम चर्चा करेंगे पेज नंबर 11 पर दिए गए कुछ अन्य आलेखों की, जिनका संबंध भी इन्हीं से है। मुख्य रूप से यह सभी आलेख संबंधित हैं पेगासस संबंधी मामले पर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से, जो काफी महत्वपूर्ण है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा जुलाई और अगस्त से ही चल रहे पेगासस मामले पर एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया गया है, जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक स्वतंत्र विशेषज्ञ तकनीकी समिति की नियुक्ति की गई है, जिसकी देखरेख शीर्ष न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति आर.वी. रविंद्रन के द्वारा की जाएगी। समिति को इन आरोपों की जांच करने के लिए गठित किया गया है कि क्या सरकार ने अपने ही नागरिकों की जासूसी करने के लिए इजरायली स्पाईवेयर पेगासस का इस्तेमाल किया है अथवा नहीं। आपको ये ध्यान रखना है कि पेगासस संबंधी मामला जुलाई और अगस्त में हमने काफी व्यापक रूप से चर्चा में लिया था, जिसके तहत आप 21 जुलाई 2021 के डेली न्यूज एनालिसिस में पेगासस से संबंधित वाद विवाद को देख सकते हैं। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया है वह काफी महत्वपूर्ण है, जिसके तहत भारत के मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमन्ना की अगुवाई वाली 3 न्यायाधीशों की पीठ ने इस पर फैसला दिया है, जिसके तहत उसने विशेषज्ञ समिति नियुक्त करने के संदर्भ में केंद्र सरकार के प्रस्ताव को अस्वीकार किया, क्योंकि इस तरीके की कार्यवाही को पूर्वाग्रह के खिलाफ न्यायिक सिद्धांत के उल्लंघन के रूप में देखा गया और सुप्रीम कोर्ट नवीन समिति के माध्यम से दिखाना चाहता है कि न्याय न केवल होना चाहिए अपितु होते हुए दिखना भी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट इस गठित की गई नवीन समिति का प्रयोग न केवल पेगासस का उपयोग करने के संबंध में सरकार के हालिया आरोपों की जांच करने के लिए इसका प्रयोग करना चाहती है, अपितु 2019 में नागरिकों के सोशल मीडिया खातों को हैक करने के लिए इजरायली स्पाईवेयर के इस्तेमाल की रिपोर्टों के सबूतों को भी उजागर करने के लिए इसका प्रयोग करना चाहती है। यानी इस रूप में सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो यह स्वतंत्र विशेषज्ञ तकनीकी समिति नियुक्त की गई है, उसका मैंडेट यानी अधिदेश काफी व्यापक हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट यह चाहती है कि समिति अपनी विशेषज्ञता का उपयोग मौजूदा निगरानी कानूनों और प्रक्रियाओं का परीक्षण करने के लिए करे, ताकि यह देखा जा सके कि वे नागरिकों की गोपनीयता को कितना महत्व देते हैं और उनकी रक्षा करते हैं अथवा नहीं। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार समिति को राज्य और गैर राज्य अभिकर्ताओं को अवैध निगरानी के जरिए नागरिकों की निजता के मौलिक अधिकार पर हमला करने से रोकने के लिए भी सिफारिशों को प्रस्तुत करना चाहिए।
कोर्ट ने जस्टिस रविंद्रन पैनल को देश और उसकी परिसंपत्ति की साइबर सुरक्षा को बढ़ाने और सुधारने के लिए सुझाव भी देने को कहा है। और यह देखते हुए कि दुर्भावनापूर्ण स्पाईवेयर हमलों से नागरिकों की रक्षा करने में कोई देरी नहीं होनी चाहिए, अदालत ने समिति से एक तदर्थ व्यवस्था का सुझाव देने के लिए भी कहा है, जिसे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अंतरिम उपाय के रूप में पारित किया जा सकता है जब तक संसद एक कानून के साथ नहीं आती है। अदालत का कहना है कि भारत पेगासस के आरोपों पर चुप नहीं रह सकता है, क्योंकि दुनिया भर के अन्य देशों में इसे काफी गंभीरता से लिया गया है और इस प्रकार की जासूसी का सीधा प्रभाव वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर पड़ता है और इससे एक चिलिंग इफेक्ट देखा जा सकता है जो आगे चलकर लोगों को आत्म सेंसरशिप को बढ़ावा देने के लिए विवश कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट का यह मानना है कि एक सभ्य लोकतांत्रिक समाज के सदस्यों को गोपनीयता की उचित अपेक्षा होती है और इस प्रकार की गोपनीयता केवल पत्रकार या सामाजिक कार्यकर्ताओं की एकमात्र चिंता नहीं होनी चाहिए, अपितु भारत के प्रत्येक नागरिक को निजता के उल्लंघन से बचाने के लिए प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। इसके तहत यह अपेक्षा की जाती है कि यदि निजता बनी रहती है तो व्यक्ति अपनी पसंद और स्वतंत्रताओं का बेहतर ढंग से प्रयोग कर सकता है और यदि इस प्रकार से उसकी निजता का हनन किया जाएगा तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि यदि व्यक्ति को यह पता चल जाए कि वह निगरानी अथवा किसी प्रकार की जासूसी के खतरे में है तो निश्चित रूप से व्यक्ति के अधिकार सही ढंग से प्रयोग नहीं किए जा सकते हैं और इस प्रकार से जासूसी का खतरा किसी व्यक्ति को अपने अधिकारों का प्रयोग करने से वंचित कर सकता है। हमें यह भी समझना होगा कि सरकार के द्वारा जिस तरीके से इस पूरे मामले पर व्यवहार किया गया है उसको लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने अपनी चिंताएं व्यक्त की गई हैं, क्योंकि अदालत के द्वारा कई अवसर दिए जाने के बावजूद सरकार द्वारा जो हलफनामा प्रस्तुत किया गया उसे सुप्रीम कोर्ट ने सीमित रूप में ही देखा और सरकार ने इस पूरे मामले में स्पष्टता से इनकार नहीं किया है, अपितु अस्पष्ट प्रकार का ही जवाब दिया है। सरकार द्वारा लगातार इसके संदर्भ में राष्ट्रीय सुरक्षा के कारणों का हवाला दिया गया है और इस रूप में वह अदालत में स्पष्ट रुख अपनाने से इनकार कर रहा है। यही कारण है कि मुख्य न्यायाधीश रमन्ना के द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि राज्य द्वारा केवल राष्ट्रीय सुरक्षा का आह्वान करने से अदालत मूक दर्शक नहीं बन जाती है। राज्य को हर बार राष्ट्रीय सुरक्षा का खतरा उठने पर एक मुफ्त प्रकार का पास नहीं मिल जाता है और राष्ट्रीय सुरक्षा वह हवा नहीं हो सकती है जिसके मात्र उल्लेख से ही न्यायपालिका को इससे दूर किया जा सकता है। यानी निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस पूरे मामले में कार्यवाही करने का अधिकार है और इस रूप में उसके द्वारा कार्य भी किया गया है। अदालत ने राज्य पर नागरिक की निजता के अधिकार की शक्ति के संदर्भ में विलियम पिट को संदर्भित किया है और इस रूप में सुप्रीम कोर्ट द्वारा कहा गया है कि सबसे गरीब आदमी अपनी कुटिया में ताज की सारी ताकत की अवहेलना कर सकता है, वह व्यक्ति कमजोर हो सकता है, उसकी छत हिली हुई हो सकती है, हवा उसकी छत को उड़ा सकती है, तूफान उसमें प्रवेश कर सकता है, बारिश का वह सामना कर सकता है, लेकिन किसी भी रूप में उसकी निजता के क्षेत्र में इंग्लैंड का राजा प्रवेश नहीं कर सकता है। इस रूप में भारत में भी निजता के अधिकार की काफी शक्ति है और सरकारों की सारी ताकत बर्बाद मकान की दहलीज को पार करने के संदर्भ में देखी नहीं जा सकती है। इस प्रकार से सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार राज्य के पास व्यक्तियों के पवित्र निजी स्थान में ताक झांक करने की पूर्ण शक्ति नहीं है और इस रूप में इसे बचाए रखे जाने की आवश्यकता है। इसी के संदर्भ में हमें पेज नंबर 8 पर दिए गए एक अन्य एडिटोरियल को भी समझना होगा जिसका संबंध जीएस पेपर 2 में पॉलिटी अथवा जीएस पेपर 3 में आंतरिक सुरक्षा से है और यह भी सुप्रीम कोर्ट के निजता और सर्विलांस पर मत से संबंधित है जिसे समझे जाने की आवश्यकता है। यदि हम पेगासस मामले
मामले के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट के निजता और सर्विलांस पर मत को समझने का प्रयास करें तो सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा है कि लोकतंत्र में राज्य के द्वारा व्यक्तियों पर अंधाधुंध जासूसी करने की अनुमति नहीं है और राज्य द्वारा निगरानी के लिए प्रौद्योगिकी का प्रयोग साक्ष्य के आधार पर ही होना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने पेगासस जासूसी मामले में अपने आदेश में कहा है कि जीवन और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए आतंकवादी गतिविधियों को खत्म किए जाने के संदर्भ में सर्विलांस अथवा निगरानी जरूरी है, जो हिंसा और आतंकवाद को रोकने के लिए महत्वपूर्ण है और इसके माध्यम से महत्वपूर्ण जानकारी तक पहुंचा जा सकता है और इससे कभी-कभी व्यक्तिगत गोपनीयता का अतिक्रमण भी देखा जा सकता है। हालांकि राज्य किसी व्यक्ति की निजता का उल्लंघन तभी कर सकता है जब राष्ट्रीय सुरक्षा और हितों की रक्षा के लिए यह बिल्कुल आवश्यक हो और इस प्रकार की गोपनीयता पर अतिक्रमण करने की आवश्यकता अनुपातिक रूप में ही होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार विधि के शासन के द्वारा इस देश में लोकतंत्र की स्थापना की गई है, जिसके तहत प्रत्येक प्रक्रिया का पालन किए जाने के संदर्भ में कानून द्वारा विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए और इसके संदर्भ में पर्याप्त वैधानिक सुरक्षा उपायों के अलावा व्यक्तियों पर अंधाधुंध जासूसी की अनुमति नहीं दी जा सकती है। यानी निजता का उल्लंघन तभी किया जा सकता है जब राष्ट्रीय सुरक्षा और हितों के लिए बिल्कुल आवश्यक हो। इसका उल्लंघन तभी किया जा सकता है जब वह एक निश्चित अनुपात में हो। वह विधि के शासन द्वारा मार्गदर्शित होना चाहिए, इसमें कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए और इसके संदर्भ में पर्याप्त वैधानिक सुरक्षा उपायों को भी स्थापित किए जाने की आवश्यकता है। उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश वरिष्ठ पत्रकार एन राम और शशि कुमार द्वारा दायर अलग अलग याचिकाओं पर आधारित था। इसके अलावा अन्य विभिन्न व्यक्तित्वों के द्वारा भी याचिकाएं दाखिल की गई थीं, जिसमें राज्यसभा सांसद, सुप्रीम कोर्ट के वकील आदि शामिल थे और उन्होंने यह आरोप लगाया है कि वे पेगासस निगरानी के शिकार थे। उन्होंने दावा किया कि उन्हें गहरी घुसपैठ निगरानी के अधीन किया गया था और इसके संदर्भ में एमनेस्टी इंटरनेशनल द्वारा मोबाइल फोन पर की गई फॉरेंसिक जांच में इस प्रकार के घुसपैठ के निशान मिले हैं। याचिकाओं में आरोप लगाया गया था कि सरकार से सच्चाई हासिल करने के सवाल और प्रयास गतिरोध पर पहुंच गए हैं और उनके द्वारा यह तर्क दिया गया कि सरकार ने इस मुद्दे पर सार्वजनिक बहस को जानबूझकर टाला है और जासूसी में उसकी कथित भूमिका के बारे में सीधे सवालों के जो जवाब हैं उनको अस्पष्ट रूप से प्रस्तुत किया है। यही कारण है कि याचिकाकर्ताओं ने विभिन्न प्रकार के कानूनों और विधियों जैसे कि भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885 की धारा 5, भारतीय टेलीग्राफ नियम 1951 का नियम 419 कैपिटल ए, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 69 तथा सूचना प्रौद्योगिकी प्रक्रिया और अवरोधन, निगरानी और डिक्रिप्शन के लिए सुरक्षा सूचना नियम 2009 की संवैधानिकता को चुनौती दी है और इस पूरी प्रक्रिया के संदर्भ में यह जो पूरे नियम और कानून हैं इनमें पूर्ण ओवरहॉल यानी पूर्ण परिवर्तन की मांग की है। हमें इस बात को समझना होगा कि यह मामला जुलाई और अगस्त 2021 से ही लगातार चर्चा में है, जब समाचार प्रकाशनों के एक अंतर्राष्ट्रीय समूह ने यह रिपोर्ट की कि पेगासस के नाम से जाने जाने वाला स्पाईवेयर मुख्य रूप से 10 देशों में राजनेताओं, पत्रकारों और कार्यकर्ताओं की जासूसी के लिए इस्तेमाल किया गया है। पेगासस प्रोजेक्ट नाम समूह की रिपोर्ट, जिसमें द वायर इन इंडिया, यूके में द गार्जियन, अमेरिका में द वॉशिंगटन पोस्ट शामिल हैं, उनका ये कहना था कि भारत में कम से कम 40 पत्रकारों, कैबिनेट मंत्री और संवैधानिक पदों के धारक संभवतः निगरानी के अधीन थे और इस प्रकार की रिपोर्ट को पेरिस स्थित गैर लाभकारी संस्था फॉरबिडन स्टोरीज और एमनेस्टी इंटरनेशनल द्वारा एक्सेस किए गए लगभग 50,000 फोन नंबरों के डेटाबेस पर आधारित किया गया, जिसके बारे में दावा किया गया था कि वह पेगासस से प्रभावित हुए हैं। द गार्जियन अखबार के अनुसार एमनेस्टी इंटरनेशनल की सिक्योरिटी लैब ने इन नंबरों से जुड़े 67 फोनों का परीक्षण किया और यह पाया कि 23 सफलतापूर्वक संक्रमित हो गए हैं और 14 में प्रवेश के प्रयास के संकेत देखे गए हैं।
इस रूप में यह जासूसी का मामला काफी लंबे समय से चर्चा में रहा है और सुप्रीम कोर्ट का ये जो मत आया है वह इसके संदर्भ में काफी महत्वपूर्ण है, जिसे आपको निजता की सुरक्षा और आंतरिक सुरक्षा के दृष्टिकोण से देखे जाने की आवश्यकता है। अब हम बात कर लेते हैं पेज नंबर 8 में दिए गए एक अन्य एडिटोरियल की, जिसका संबंध जीएस पेपर 2 में आईआर से है। इसमें हम बात करेंगे मुख्य रूप से भारत रूस संबंधों में ऊर्जा सहयोग की। रूस के साथ भारत के जो संबंध हैं वह भारत की विदेश नीति का एक प्रमुख स्तंभ है और रूस भारत का एक लंबे समय से साझेदार रहा है। दोनों देशों के द्वारा अक्टूबर 2000 में भारत रूस सामरिक साझेदारी पर घोषणा पर हस्ताक्षर किए थे और परंपरागत रूप से भारत और रूस के मध्य जो साझेदारी है वह 5 प्रमुख घटकों के संदर्भ में देखी जा सकती है। इसमें आप राजनीति, रक्षा, असैन्य परमाणु ऊर्जा, आतंकवाद विरोधी सहयोग और अंतरिक्ष क्षेत्र में सहयोग आदि का उदाहरण दे सकते हैं। यदि हम इसके संदर्भ में वर्तमान संबंधों की बात करें तो वर्तमान में भारत वैश्विक ऊर्जा के परिवर्तन और अपने व्यापार संबंधों में विविधता लाने के प्रयासों को कर रहा है और इसके संदर्भ में रूस अपने प्रचुर ऊर्जा के स्रोतों और व्यापार विविधीकरण के चलते एक दीर्घकालिक भागीदार हो सकता है। लेकिन इस क्षेत्र में इसकी क्षमता को समझने के लिए द्विपक्षीय संबंधों को सरकार और कॉरपोरेट नेताओं दोनों से अधिक समर्थन की आवश्यकता है और इसके संदर्भ में विविध प्रकार की कंपनियों की भूमिका को भी देखा जा सकता है। मुख्य रूप से ऊर्जा के क्षेत्र में इस भागीदारी के विविध उदाहरण देखे जा सकते हैं, क्योंकि सितंबर में जब रूस के व्लादिवोस्तोक में छठे पूर्वी आर्थिक मंच का आयोजन किया गया तो भारतीय प्रधानमंत्री के द्वारा भी एक वर्चुअल संबोधन के माध्यम से इस बात को स्पष्ट किया गया कि किस प्रकार से भारत और रूस के मध्य जो ऊर्जा साझेदारी है वह वैश्विक ऊर्जा बाजार में स्थिरता लाने के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। इसके संदर्भ में हाल में हम बहुत सारे उदाहरण देख सकते हैं, जिसके तहत अब तक दोनों देशों की कंपनियां संयुक्त परियोजनाओं में निवेश के माध्यम से 32 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक तेल और गैस क्षेत्र में सहयोग कर चुकी हैं और भारत के पेट्रोलियम मंत्री के अनुसार तो रूस भारत के ऊर्जा क्षेत्र में सबसे बड़ा निवेशक है। ऊर्जा परिवर्तन में दोनों देशों के बीच सहयोग के उदाहरणों में एक है भारत के रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड और रूस के सिबूर के बीच किया गया संयुक्त उद्यम, जो देश का सबसे बड़ा पेट्रोकेमिकल उत्पादक है। जामनगर गुजरात में स्थापित यह उद्यम दक्षिण एशिया में औद्योगिक रबर उत्पादन सुविधा का नेतृत्व करता है। यह जो सुविधा है यह 2019 में चालू हो गई है और पहले वर्ष के भीतर यह उद्यम देश और विदेश में रबर के एक महत्वपूर्ण आपूर्तिकर्ता के रूप में स्थापित हो गया है। इसके अलावा भारत और रूस के द्वारा पेट्रोलियम रिफाइनरी के क्षेत्र में भी निवेश किया जा रहा है, जिसमें रूस की गैसप्रोम और भारत की ओएनजीसी विदेश लिमिटेड यानी ओवीएल की महत्वपूर्ण भूमिका है। इसके संदर्भ में कुछ साल पहले रॉसनेफ्ट नाम की रूसी कंपनी के द्वारा भारत के दूसरे सबसे बड़े निजी तेल रिफाइनर एस्सार ऑयल में लगभग 13 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश किया गया था, जिसका नाम बदलकर बाद में नायरा एनर्जी कर दिया गया, जो इसे इन वर्षों में सबसे महत्वपूर्ण विदेशी निवेशकों में से एक के रूप में चिन्हित करता है। हमें इस प्रकार के ऊर्जा सहयोग को नवीकरणीय ऊर्जा के संदर्भ में भी देखना होगा। मुख्य रूप से परमाणु ऊर्जा में सहयोग इसमें काफी महत्वपूर्ण है, जिसमें तमिलनाडु के कुडमकुलम में परमाणु संयंत्रों को लगाए जाने में रूस की भूमिका देखी जा रही है। तमिलनाडु में कुडमकुलम परमाणु परियोजना में 6 परमाणु रिएक्टरों के निर्माण में रूसी कंपनियां शामिल हैं, जिसमें यूनिट 1 और 2 कुल क्षमता के आधार पर काम कर रहे हैं और जो उसकी यूनिट 3 है वह अभी निर्माणाधीन है। इससे पहले रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के द्वारा यह दावा किया गया कि रूस अगले 20 सालों में भारत में 1 दर्जन रिएक्टर बना सकता है। इन सहयोगों के अलावा भारत और रूस विशेष रूप से विकासशील देशों के लिए एक परमाणु रिएक्टर डिजाइन करने की क्षमता के लिए प्रयासरत हैं, जो सहयोग का एक और आशाजनक क्षेत्र है। भारत की 6,780 मेगावाट की परमाणु ऊर्जा उत्पादन क्षमता 2031 तक बढ़कर लगभग 22
10,480 मेगावाट हो सकती है, जो हरित ऊर्जा की ओर मुड़ने के देश के प्रयासों में योगदान करती है। हमें यह भी समझना होगा कि इस प्रकार के प्रयासों को किए जाने के बावजूद भारत की ऊर्जा आवश्यकताएं अभी भी कोयले पर ही केंद्रित हैं, जिसे और विविधीकृत किए जाने के लिए रूस के साथ अन्य ऊर्जा के क्षेत्रों में सहयोग किए जाने की आवश्यकता है। अपनी ऊर्जा मांग को पूरा करने के लिए, हरित परिवर्तन में सफल होने के लिए भारत को 2030 तक 450 गीगावाट क्षमता लक्ष्य तक पहुंचने के लिए पवन और सौर बुनियादी ढांचे, ग्रिड विस्तार और भंडारण में लगभग 500 बिलियन अमेरिकी डॉलर के निवेश की आवश्यकता है और इस प्रकार के सहयोग का विस्तार करने के लिए रूस जैसे भागीदारों के साथ और अधिक प्रयासों को किए जाने की आवश्यकता है। अब हम बात कर लेते हैं पेज नंबर 1 में दिए गए एक अन्य आलेख की, जिसका संबंध जीएस पेपर 2 में आईआर से है। यह संबंधित है चीन के नए सीमा कानून और भारत की स्थिति से। हाल ही में चीन के द्वारा एक नवीन सीमा कानून बनाया गया है, जिसकी भारत के द्वारा आलोचना की गई है। विदेश मंत्रालय के द्वारा इस कानून को एक प्रकार से एक तरफा कदम के रूप में बताया गया है। हालांकि मंत्रालय द्वारा यह भी स्पष्ट किया गया है कि भारत और चीन के बीच जो सीमा विवादों पर विविध प्रकार के समझौते बने हुए हैं, जो मौजूदा समझ बनी हुई है, उस पर कानून का कोई असर नहीं हो सकता है। हालांकि भारत को यह भी उम्मीद है कि चीन स्थिति को और बदलने के लिए इस कानून का इस्तेमाल नहीं करेगा। आपको ये समझना है कि भूमि संबंधी सीमा पर नया चीनी जो कानून है वह 24 अक्टूबर को पारित किया गया था और यह अगले साल 1 जनवरी से प्रभावी होने जा रहा है। यह कानून अनिवार्य रूप से चीनी राज्य यानी सरकार और चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी यानी सेना को राष्ट्र की क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा करने और क्षेत्रीय संप्रभुता और भूमि सीमाओं को कमजोर करने वाले किसी भी कार्य का मुकाबला करने का अधिकार देता है। साथ ही साथ यह कानून राज्य को सीमावर्ती क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे में सुधार करने और लोगों के बसाव को सक्षम करने का भी अधिकार देता है। आपको याद रखना है कि यह कानून ऐसे समय में आया है जब चीन दशकों के अंतराल के बाद वास्तविक नियंत्रण रेखा पर आक्रामकता दिखा रहा है और चीन द्वारा ऐसे क्षेत्रों में घुसपैठ की गई है जो भारतीय नियंत्रण के क्षेत्र हैं और इसके चलते अनेक प्रकार के हिंसक संघर्ष देखे गए हैं, जिसमें जून 2020 का गलवान घाटी संघर्ष सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। चीन द्वारा पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा के साथ सड़कों और बैरकों के साथ स्थायी बुनियादी ढांचे का निर्माण किया गया है और उसके द्वारा अरुणाचल प्रदेश क्षेत्र में सीमा पर गांव को भी स्थापित किया गया है। नया जो ये कानून है वह सेना या नागरिकों द्वारा की गई इस प्रकार की स्थानीयकृत कार्रवाइयों को एक प्रकार की स्टेट पॉलिसी यानी राज्य की नीति में बदल देता है, जो भारत के लिए काफी चिंता का विषय है। अब हम बात कर लेते हैं पेज नंबर 13 में दिए गए एक अन्य आलेख की, जिसका संबंध जीएस पेपर 2 में आईआर से है। इसमें हम बात करेंगे अफगानिस्तान पर पड़ोसी देशों की बैठक की। समावेशी सरकार के लिए रोड मैप तैयार करने के लिए अफगानिस्तान के 6 पड़ोसी देश ईरान की राजधानी तेहरान में मिले हैं। काबुल में तालिबान के सत्ता में आने के 2 महीने बाद हुई इस बैठक में पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान के विदेश मंत्री तेहरान आए, जबकि उनके चीनी और रूसी समकक्ष वीडियो लिंक के माध्यम से शामिल हुए हैं। बैठक के माध्यम से तालिबान से अपेक्षा की गई है कि वह पड़ोसियों के साथ होने वाले किसी भी विवाद के संदर्भ में शांतिपूर्ण तरीके से इसका समाधान करेगा तथा बातचीत के माध्यम से ही समस्या के समाधान पर बल दिया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियों के अनुसार वर्तमान में अफगानिस्तान एक व्यापक मानवीय संकट की तरफ बढ़ रहा है, जहां की आधी जनसंख्या बेहद गंभीर खाद्यान्न की कमी का सामना कर सकती है। इस प्रकार के आर्थिक संकट से निपटने के लिए पड़ोसी देशों की बैठक में पारस्परिक सहभागिता को बढ़ावा देने की बात की गई है। यदि हम तालिबान और ईरान के मध्य संबंधों की बात करें तो ईरान की अफगानिस्तान के साथ लगभग 900 किलोमीटर की सीमा साझा होती है। हालांकि ईरान के द्वारा 1996 से 2001 के काल में जब तालिबान का पहला शासन देखा गया था, तब उसको मान्यता
मान्यता नहीं दी गई थी। हालांकि तेहरान हाल के दिनों में व्यवहारिकता के आधार पर अब अपने सख्त रुख को नरम करता दिखाई दे रहा है। ईरान वर्तमान में विदेशी अभिकर्ताओं के हस्तक्षेप के बिना अंतर अफगान वार्ता के आधार पर अफगानिस्तान में सभी जातीय और धार्मिक समूहों की उपस्थिति और प्रभावी भागीदारी के साथ एक समावेशी सरकार की स्थापना पर जोर दे रहा है। आपको ये ध्यान रखना है कि तालिबान के द्वारा हाल ही में पूरी तरीके से जातीय पश्तून समूह के सदस्यों से एक सर्व पुरुष कैबिनेट का गठन किया गया है, जिसने महिलाओं के काम करने और अध्ययन करने के अधिकारों को गंभीर रूप से प्रतिबंधित कर दिया है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निंदा की जा रही है। इस प्रकार से बैठक के माध्यम से तालिबान से सुरक्षा सुनिश्चित करने, आतंकवाद का मुकाबला करने और महिलाओं के साथ विभिन्न समूहों के अधिकारों का सम्मान करने में एक निर्विवाद भूमिका निभाने की अपेक्षा की गई है। अब हम बात कर लेते हैं पेज नंबर 13 में दिए गए एक अन्य आलेख की, जिसका संबंध जीएस पेपर 2 में आईआर से है। इसमें हम बात करेंगे चीनी हाइपरसोनिक मिसाइल परीक्षण और अमेरिका की। पेंटागन के शीर्ष जनरल के अनुसार चीन के द्वारा हाल ही में पृथ्वी का चक्कर लगाने वाली हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण सोवियत संघ के द्वारा 1957 में दुनिया के पहले उपग्रह स्पुतनिक के आश्चर्यजनक प्रक्षेपण के समान था, जिसने महाशक्तियों की अंतरिक्ष दौड़ को गति दे दी थी। हालांकि पेंटागन ने पहले परीक्षण की पुष्टि करने से इनकार कर दिया था, जिसे पहली बार 16 अक्टूबर को फाइनेंशियल टाइम्स के द्वारा रिपोर्ट किया गया था। अखबार के द्वारा यह कहा गया था कि अगस्त का परीक्षण लॉन्च यूएस को आश्चर्यचकित कर देने वाला है और इस मिसाइल ने कम ऊंचाई पर ध्वनि की गति से 5 गुना से अधिक की गति से पृथ्वी की परिक्रमा की। हालांकि यह 30 किलोमीटर से अधिक से अपने लक्ष्य से चूक गया था। हालांकि चीन के द्वारा इस रिपोर्ट का खंडन किया गया और यह कहा गया कि यह एक पुनः प्रयोज्य अंतरिक्ष यान का नियमित परीक्षण था और यह किसी भी रूप में परमाणु सक्षम हथियार से संबंधित नहीं था। हालांकि हाइपरसोनिक इस प्रकार की जो प्रणालियां हैं वह नवीन युद्ध क्षेत्र की सीमाएं हो सकती हैं, क्योंकि इस प्रकार की प्रणालियां और मिसाइलें कम दूरी पर उड़ान भरती हैं और इसलिए उनका पता लगाना कठिन होता है। वह अधिक तेजी से लक्ष्य को पहुंच सकती हैं और उसे भेद सकती हैं और उनको आसानी से दिशा परिवर्तन किया जा सकता है और इस प्रकार से वह पैंतरेबाजी में भी सक्षम हो सकती हैं। हाल के वर्षों में अमेरिका, रूस, चीन और उत्तर कोरिया सभी ने हाइपरसोनिक्स का परीक्षण किया है और कई अन्य देश भी इस प्रकार की तकनीक को विकसित कर रहे हैं। भारत द्वारा भी इसके संदर्भ में सितंबर 2020 में उपलब्धि प्राप्त की गई, जब डीआरडीओ के द्वारा हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर व्हीकल का सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किया गया, जिसने ध्वनि की गति से 6 गुना तेजी के यात्रा कर पाने में सक्षमता को प्राप्त किया था। अब हम बात कर लेते हैं मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न की। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में फैसला सुनाया कि लोगों के पवित्र निजी स्थान में ताक झांक करने की राज्य की शक्ति पूर्ण नहीं है। पेगासस परिघटना के आलोक में इस कथन का समालोचनात्मक परीक्षण करें। 15 अंक 250 शब्द। दूसरा प्रश्न है, रूसी कंपनियों में भारत के ऊर्जा परिवर्तन में सहायता के लिए दीर्घकालिक साझेदार बनने की क्षमता है, उदाहरण सहित स्पष्ट करें। 15 अंक 250 शब्द। पहले उत्तर की संरचना की भूमिका में आप पेगासस जासूसी परिघटना का सामान्य परिचय देंगे और इसके मुख्य भाग में आप पेगासस घटना में सरकार की कथित भूमिका को स्पष्ट करेंगे। पेगासस के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले की व्याख्या करेंगे और इसमें सर्विलांस पर नियंत्रण और निजता के महत्व को भी व्याख्यायित करेंगे। इसके निष्कर्ष में आप एक उपयुक्त सकारात्मक निष्कर्ष प्रस्तुत करेंगे और इस रूप में आपका उत्तर पूर्ण होगा। दूसरे उत्तर की संरचना की भूमिका में आप भारत रूस संबंध का सामान्य परिचय देंगे और इसके मुख्य भाग में आप भारत रूस संबंधों में ऊर्जा भागीदारी को स्पष्ट करेंगे और इसके संदर्भ में कुछ मुख्य उदाहरण भी प्रस्तुत करेंगे। अंत में आप एक उपयुक्त सकारात्मक निष्कर्ष प्रस्तुत करेंगे और इस रूप में आपका उत्तर पूर्ण होगा। बायजूस आईएएस हिंदी के आज के अंक में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।